भी अपनी दुकान पर मुस्कुराते हुए कहीं ना कहीं खड़े थे और कह रहे थे कि अब निकली कांग्रेस। ये निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत है। भाइयों, इस मन से और बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे केवल कांग्रेस कार्यकर्ता है, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम के साथ हम धार्मिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जो हमारी गाइडलाइन हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की है। जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा करवाया। उन्होंने पूरे प्रदेश में हर जगह, अभी शंकर जी का ये श्रावण महीना आ गया है, उनका निर्देश आ गए हैं कि सभी कांग्रेसियों को हर जिला मुख्यालय पे हम सबको शंकर जी का अभिषेक करना है। तो इससे एक संदेश जा रहा है कि धर्म और जो भगवान सिर्फ भाजपा वालों के नहीं है, ये सबके हैं, हमारे आपके सबके हैं। इसी कार्यक्रम में हमने पहला कार्यक्रम 5 अक्टूबर को माई की चुनरी यात्रा के तहत किया, और वो इसलिए किया, आप सबको मालूम होगा कि मां पीताम्बरा माई की जब रथ यात्रा निकली तो निश्चित रूप से दतिया में एक भगवा माहौल हो गया था, एक अजब अलग ही माहौल हो गया था। लोग माई के वजह से बाहर के लोग बहुत आए थे, लेकिन आयोजक उसमें नरोत्तम मिश्रा थे तो उनका नाम ज्यादा हो रहा था। उसके बाद हमने सभी कांग्रेसियों से बात की और मैंने बड़ी माता विजय काली जो दतिया की कुलदेवी है उनकी चुनरी यात्रा और भंडारा किया। उसके बाद 1 महीना बाद मैंने जब खाटू बाबा का कार्यक्रम घोषित किया तो मंत्री भड़बड़ा गया और उसने उसी दिन 6 तारीख को जिस दिन हमारा कार्यक्रम था तो उसने गात्री वाटिका में उसी दिन उसी समय उसने खाटू बाबा का कार्यक्रम करवाया। जब उन्होंने बागेश्वर महाराज की यहाँ कथा करवाई तो हमने उसके पलटवार करके बड़ी माता पर देवी भागवत करवाई, कव्वाली करवाई। जो बाबा हमारे गुलजार साहब बाबा इस दतिया के कोतवाल के रूप से जाने जाते हैं, उनकी कव्वाली काफी सालों से बंद थी तो हमने कव्वाली शुरू करवाई। अभी सावरिया सेठ की रथ यात्रा निकाली, बड़ौनी में उन्होंने भागवत की तो हमने बड़ौनी की बड़ी माता और की चुनरी यात्रा और भंडारा किया। ये कोई गलत काम है? मजदूर गरीब जब किसी काम के लिए दतिया पहुंचता था तो उसको अपने काम कराने के लिए अन्य दर बिल्डिंगों में नहीं भटकना पड़ता था, उसे झांसी रोड और ग्वालियर रोड नहीं जाना पड़ता था, सारी समस्याओं का समाधान एक बिल्डिंग में हो जाता था। लेकिन ऐसी इमारतों पर, ऐसी संपत्ति पर तो हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की निगाहें थी। उन्हें वो संपत्ति तभी मिल सकती थी जो दतिया की हृदय स्थल है, जब अन्य बिल्डिंगों को, कलेक्टरों कोर्ट को वो यहाँ से अलग ले जाए। और साथियों, चंद दिनों में हमको देखने को मिलेगा कि जो दतिया का हृदय स्थल, जो हमारे सारे कार्यालयों का जो एक केंद्र था, वो किसी व्यापारी का हो जाएगा, किसी नरोत्तम मिश्रा के चहेते का हो जाएगा। आप देखिए किला चौक, जहां पर बग्गी खाने में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उसको उजाड़ दिया है। मंत्री जी, जब आपने कलेक्ट्रेट और कचहरी दूर दूर जाके बना दिए हैं, अगर आप और कुछ बनाना चाहते थे तो शहर की प्राचीनता को बचा रहने देते और बिल्डिंग कहीं और जाके बना देते थे, लेकिन नहीं, उनकी निगाहें शहर की बेशकीमती संपत्ति पर है। और यही कारण है कि हमारे शहर की भव्यता को कमजोर किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। कहने के लिए बातें बहुत हैं साथियों, सच्चाई ये है कि दतिया में भय का वातावरण बनाया गया है, नौजवानों पर झूठे अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इससे कोई भी बचा नहीं है, चाहे कांग्रेस के नेता अजय शुक्ला हो, चाहे सत्येंद्र खरे हो, चाहे सुरेश झा हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे शिवपाल यादव हो, कोई भी हो, उनके इस प्रताड़ना से कोई बचा नहीं है। उन्होंने लोगों पर अपराध पंजीबद्ध की है, लोगों की संपत्ति नष्ट की है, उनको हड़पी है, चाहे मुरारीलाल गुप्ता जी हो, कोई भी हो, उनके इन कारनामों से कोई बचा हुआ नहीं है। आज भी जब पसई क्षेत्र हो या दतिया क्षेत्र हो, जब झूठे अपराध हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कायम होते हैं तो खून खौलता है। और लेकिन इसके बाद भी हम आश्वासन देना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि आगे भी अगर किसी कांग्रेस कार्यकर्ता पर अगर कार्रवाई होती है, झूठे प्रकरण होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का केवल संगठन ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दामोदर भाई, अजय भाई साहब, हम सब कांग्रेस का पूरा संगठन एक कार्यकर्ता के साथ, एक आम जन के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन
पता है हमें। पिछली सभा में किला चौक पे हमें पता लगा है, जब मैं भाषण दे रहा था और मैंने कहा कि आज राजघाट कॉलोनी के बंगले में नींद नहीं आ रही होगी, कहा था, तो हमें पता चला था वास्तव में सुन रहे थे लाइव। और हमने कहा 30,000 से हराएंगे, सोई उनने मोबाइल फेंका, क्या सुना रहे तुम लोग हमें, ये हमें पता चला। तो फिर कह रहा हूं, कितने मोबाइल फेंकोगे, कितने मोबाइल फेंकोगे? सच्चाई तो यही है कि 30,000 से ही ऊपर हराने का काम तुमको करेगी कांग्रेस। लेकिन उसके लिए अलग अलग फॉर्म पे बात करनी पड़ेगी। सुख है, कुछ बातें होंगी जो अध्यक्ष जी से अकेले में कहनी पड़ेंगी, कुछ होंगी जो हम कमराबंद अलग से करेंगे। लेकिन अगर हम खुल के करेंगे तो मैसेज मालूम क्या जा रहा है, चला जाता है। विरोधी कहते हैं देखो अगर एकता होती तो जो बात क्या करते। अरे ठीक है, की आदत हो गई, 18 साल हो गए, 18 सोचो 18 और 18 साल का हिसाब किताब अगर आप लगाओगे गुरु तो लगाओ। लोग कहते हैं कि 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ मध्य प्रदेश में उसने सिर्फ भाजपा देखी। मैं कहता हूं नहीं, 2003 में नहीं, बल्कि जो 1993 में भी पैदा हुआ झांसा हिसाब लगाओ। किसी भी बच्चे को समझ कब आती है, क्यों लगा 10 साल बाद कम से कम। बताओ आनंद जीतू, ठीक बात है कि नहीं? कब आती है उसे समझ? 10-12 साल में ध्यान आपके, जी शिवराज सिंह है, जी कमलनाथ है, तभी ध्यान आते हैं 13 में। तो जो बच्चा 90 में पैदा हुआ विनोद भाई साहब, और उसने जब होश संभाला तो सीधे चश्मा वाले मामा को देखा मुख्यमंत्री के रूप में, और तब से मामे को देखे जा रहे, तो उनकी क्या गलती? तो इसलिए मैं कहता हूं कि 18 साल से जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और सत्ता की मलाई भी कैसी? सत्ता की मलाई ऐसी कि गरीब जनता के, नौजवान के, महिलाओं की जेब से डाका डाल के अपनी तिजोरियां भरने का जो काम कर रहे हैं, वो किसी कीमत पर सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन बात इतनी सी नहीं, डर और भी है। डर इस बात का है कि 18 साल में जो 1800 करोड़ कमाए उनकी जांचें होंगी और जेल जाने का काम भी किया होगा। जनता जिस पर विश्वास करती होगी, किसान जिसकी आवाज पे हजारों इकट्ठे हो जाते होंगे, वो जनता के लिए लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन नेताओं की चापलूसी नहीं कर सकता। ये मेरा स्वभाव। इसलिए मैंने सिंधिया से कहा कि आप बुला रहे हो, आ तो जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि हम तुम्हें राजा महाराजा कैसे कहेंगे? बोले क्यों नहीं कह सकते? हमने कहा इसलिए क्योंकि जब से 1947 में देश आजाद हुआ और बाबा साहब ने संविधान लिखा, तब से ना कोई राजा है, ना कोई महाराजा है, ना कोई प्रजा है। जो सामने बैठा है वही इस देश का असली मालिक है, जो इस देश का मतदाता है। तो सिंधिया ने बहुत होशियारी से कहा, भाई साहब क्या ना, अब कर लगे भाई साहब। फिर उनके 4 चमचा में समझाने लगे कि महाराज कहू करे नहीं तो टिकट कट दे। ये बड़ी समस्या है, इसलिए मैं पार्टियों में नहीं आना चाहता था। लेकिन ये गर्व के साथ कह रहा हूं कि आज 10 साल बीत जाने के बाद भी मैं गर्व इस बात पर महसूस करता हूं, जब तुलना करता हूं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती थी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आज तारीफ करूंगा इस मंच से, जिसको जो छाप रहा है छाप देना, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की, कि उन्होंने कहा कि सरकार गिर रही है तो गिर जाए, लेकिन जिस सरकार को बचाने के लिए दलों को तोड़ना पड़े, सांसदों को खरीदना पड़े, ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर अटल बिहारी की जब शुरुआत हुई, जैसा आदरणीय रामकिशोर यादव जी ने बताया, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज के भाषणों में मैं किसी को गालियां नहीं देने वाला, और वैसे भी मैं नहीं देता हूं वैसे भी मैं नहीं देता। मेरा प्रयास है, मैं देवाशीष जरारिया की बात से सहमत हूं।
कि जब हम चुनाव जीत रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, तो हम कुछ ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं जिन शब्दों का उपयोग करके दूसरे हमारे विपक्षी फिर फायदा उठा लें। मैं तो अशोक भाई से भी कहूंगा कि ये भी तय करना बहुत जरूरी है कि कौन सी बात कहां की जाए। मैं इनकी भावनाओं को समझता हूं, उनका कदर भी करता हूं, और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद भी देता हूं। एक नहीं अनेक कार्यक्रम ये पार्टी के मेरे खास लड़के, किसी को दरोगा पकड़ने की बात करता था। अच्छा, आपने परिवर्तन तो देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में, जब से सारे सर्वे आए तब से अधिकारी हमें तो फोन नहीं लगा रहे, इन्हें भी लगा रहे होंगे, उन्हें भी लगा रहे होंगे, सबसे सेटिंग लगा भी लग गए अधिकारी लोग, और दबाव तुम पे भी कम हुआ। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, आज सुन लेना नरोत्तम मिश्रा जी ध्यान से, अब समय आ गया है बदलाव का। इस बदलाव को तुम भी भाग लो और तुम्हारे अधिकारियों को भी बता दो। एक भी गांव में रहने वाले किसी कार्यकर्ता को झूठा केस लगा के अगर किसी को दबाने की कोशिश करोगे तो 500 आदमी ले जाके तुम्हारे बगले का घेराव कर दूंगा, इतना ध्यान रखना। और तुम भी सुन लो अधिकारियों, IAS IPS तो बहुत होशियार होते हैं, सब लगा रहे रोज फोन हम लोगों को। तुम काहे को बलि का बकरा बन रहे हो? क्यों बलि का बकरा बन रहे हैं? ध्यान रखो, इस बार जो सरकार आएगी वो 5 साल नहीं 15 साल चलेगी, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ में वही करना पड़े जो अभी तक तुम करते आए हो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। इसलिए तुम भी सुधर जाओ, ये बात भी कहूंगा। और अंत में ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यादव होने गुंडे वहीं देखेंगे, ठंडी सड़क की जेल में दिखाई देंगे, और जनता का राज होगा, किसानों का राज होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। नौजवानों मत भटको मॉडर्न की बातों में, समझ गए? काय को नौजवान गोटे खवा खवा के खुश हो रहे हो? अरे भैया ने बोला, भैया ने बोला, भैया ने बोला, दौड़त क्यों रहे? पता है तुम्हारी नौकरी की उम्र निकली जा रही, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र निकली जा रही, तुमको सिर्फ जिंदाबाद बुलवाई जा रही। इसलिए इस दतिया का वही भविष्य बनाना है, इस जिले की 3 सीटें जिताना है। आप सब मेरे हाथ हो, पैर हो, सर भी हो, आपकी दम पे मेरी ताकत है, और आप जब तक हमारी ताकत बने रहोगे, यकीन मानो जो मैंने कहा कि कृष्ण वंशज हूं, और कृष्ण वंशज हूं तो एक ही कंस है आज इस मध्य प्रदेश में, और वो कंस वो है जो अपने आप को मामा कहता है रोज। तो तुम जो यहाँ के मंत्री हो, तुम सुन लो, तुम अपने शिष्यों से कुछ भी कहलवाते रहो, तुमको शिष्यों को तो जवाब देंगे भी नहीं, तुमको भी नहीं देंगे। हम कृष्ण वंशज हैं, इस नाते लड़ाई तुम्हारे आका से और झूठे मामा से हमारी है, और उसको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। यकीन मानना, सरकार बन रही है और सरकार का मजा भी आएगा, ये दामोदर आपको विश्वास दिला रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर यादव ही नहीं समझ पाते यादव होने का मतलब क्या है। बड़े जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं हम कृष्ण वंशज हैं, कृष्ण को क्यों बदनाम करते हैं? तब तक जब तक कृष्ण का अर्थ नहीं समझ जाते। अगर कृष्ण वंशज हो तो ये समझो यादव कि तुमको कैसे बदनाम किया जाता है, तुमको गुंडा बना दिया जाता है। 4 लोग निकलते हैं गुंडागिर्दी करने, और तुम्हारी 1 लाख समाज को पूरे जिले में बदनाम कर दिया जाता है। मुझे मालूम है कि पार्टी की मंच है, लेकिन विषय अच्छा है इसलिए बताना जरूरी है कि अगर वास्तव में यादव है, कृष्ण वंशज लोग हैं, तो कौन है? कृष्ण तो वो थे जिन्होंने सत्य की लड़ाई के लिए पांडवों का साथ दे दिया और कौरवों को नष्ट करवा दिया। उनकी लड़ाई में पांडवों के साथ खड़े हो गए। वो कृष्ण वो थे जिन्होंने अन्याय अत्याचार करने वाले अपने मामा का खुद बंद कर दिया। वो कृष्ण के अन्याय अत्याचार को खत्म करने वाले। तुम पे कैसे अन्याय अत्याचार का टैग लग सकता है? और अगर लग रहा है तो ऐसे लोगों को मैं यादव मानता ही नहीं हूं।
और इस मंच से कहूंगा कि भैया मैं कृष्ण वंशज हूं, इसलिए सुदामा का महत्व जानता हूं। मैं कृष्ण वंशज हूं, इसलिए सुदामा का महत्व जानता हूं, लेकिन कृष्ण वंशज हूं, रावण को भी ठीक से पहचानता हूं। और मुझे गर्व है ये कहते हुए, ये बैठे हैं जिनको मैंने पहली बार गुरु कहा और जिनकी हर गुरु कहूंगा अजय शुक्ला जी को। क्यों माना? इनके कर्मों की वजह से माना, इनकी सोच से माना। तब से लेके अब तक मेरे सैकड़ों ब्राह्मण दोस्त बने और उन सबको कहना चाहता हूं कि इस दतिया की राजनीति में जब तक डबरा का रावण नहीं आया था, तब तक इस दतिया की राजनीति में ब्राह्मणों का एक तरफा बोलबाला था, एक तरफा अस्तित्व था। हम 20 ब्राह्मण नेताओं को उंगलियों पे गिन लेते थे, लेकिन आज आदरणीय पटेरिया जी, आदरणीय शुक्ला जी, भाई साहब, ढेर सारे साथी बैठे। बता दो, क्या किसी ब्राह्मण नेता का कोई अस्तित्व बचने दिया गया? नहीं बचने दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या जाति पाति, अगर कोई जाति की सोच रखता है तो मैं कहता हूं सोच रखो तो सिर्फ एक सोच रखो, और आपकी जाति कोई है तो वो है मानवता जाति। बस उस सोच को रख के आगे बढ़ो।